हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स में आज के। जैसे एक नदी जिसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है और ये अब संसदीय समिति कह रही है। बड़ी बात ये है, डिटेल क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, भारत मॉरिशस के बीच में जो संबंध वो बदलाव क्या हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। टाइगर रिजर्व है और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं और पसंद आए तो लाइक बटन दबाना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल संसाधन पर यानी वाटर रिसोर्स पर जो संसदीय स्थायी समिति है तो उसने अपनी रिपोर्ट जो दी है मार्च 2025 में संसद को, तो उसमें किस नदी के बारे में कहा गया है कि दिल्ली में इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यमुना नदी के बारे में ये कहा गया है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इसके अलावा कई और अखबारों में, हिंदू में और भी कई सारे न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है। अस्तित्व समाप्त होने को अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, ये शब्द लिखा गया है। अब बेसिक बात कर लेते हैं, संसद की किस समिति की रिपोर्ट है? तो जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का क्या नाम है? दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिव्यू ऑफ अपर यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट अप टू दिल्ली एंड रिवर बेड मैनेजमेंट इन दिल्ली। ये रिपोर्ट मार्च 2025 में अभी संसद में पेश की गई है और ये रिपोर्ट सामने मीडिया में भी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में ये साफ तौर पे कहा गया है कि दिल्ली में यमुना में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो अपर्याप्त स्तर पर है और इसके कारण वस्तुतः ये अस्तित्वहीन है, मतलब वो नदी अब नहीं है, ऐसी स्थिति में आ गई है। पैनल ने ये पाया है, जो अस्थायी समिति है उसने, कि एक साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें से 9 महीने में वजीराबाद बैराज के नीचे लगभग शून्य पर्यावरणीय प्रवाह होता है। पर्यावरणीय प्रवाह क्या मतलब हुआ? मतलब कि ताज़ा पानी इतना तो होना चाहिए जिससे कि वहाँ का जो जल का जीवन है उसमें वो रह सके, टिक सके, चल सके, यानी नदी जीवित रह सके। नदी केवल नदी ही नहीं है, पानी ही नहीं है, उसके भीतर जो जीवन है वो भी एक नदी का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है। और ये भी कहा है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड जो है ना, वो अगर सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बिल्कुल ढंग से भी चलाए ना, फिर भी वजीराबाद के नीचे ताज़े पानी का प्रवाह की कमी है और इसकी वजह से ये प्रदूषित ही बनी रहेगी, क्योंकि दिल्ली का जो जितना भी गंदा पानी है वो यमुना में मिल जाता है। ठीक है, तो ये साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि इतनी ख़राब स्थिति है कि इसको अब सुधारना बड़ा मुश्किल है। अब एक चीज़ और दिखाऊँ यहाँ पर, मैप के ज़रिए भी चीज़ों को समझिए। ठीक है, मैप तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये प्यारा भारत है और ये कई सारी तमाम नदी तंत्र है, ये आप जो देख रहे हैं उसमें ऐसा करते हैं और जूम लेते हैं। हाँ, ये तो इसमें यहाँ जो है ना, यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, यहाँ पर ये गंगोत्री से गंगा निकल रही है इस तरफ। ठीक है, ये है चंबल नदी जो कि इटावा में मिल रही है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए द हिंदू में। इसमें साफ तौर पे इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यमुना में 33 स्थानों पर सीपीसीबी जांच करता है। ठीक है, उनमें से 23 जगहों पर यानी 23 यमुना साइट्स पर जो वाटर क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। उसमें से मतलब हरियाणा और दिल्ली के 6 हैं और उत्तर प्रदेश के 11 हैं, जहां पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वो वाटर क्वालिटी कैसी है उसके लिए जांच करता है, नहाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं ये जांच करता है। ठीक है, तो इसके ये कहा गया है कि नहाने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत बुरी दशा है यहाँ पर। ख़ास बात है कि दिल्ली में जो यहाँ पर ये आप दिल्ली देख रहे हैं, इस जगह पर देश का दिल्ली, तो यहाँ के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में घुलनशील ऑक्सीजन नहीं के बराबर है। और यही नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इटावा तक, ये चंबल नदी, जब तक चंबल नदी मिल नहीं जाती है यमुना में तब तक ये इसका अस्तित्व बहुत बुरा रहता है, बहुत ही ख़राब रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चंबल जब इटावा में यमुना नदी से मिलती है तब जीवन दान मिलता है यमुना नदी को, तभी सुधार हो पा रहा है। यमुना में पानी की बहुत कमी है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने ये कहा कि जो एनवायरमेंटल फ्लो है यानी पर्यावरणीय जो प्रवाह है
उसको 23 क्यूमेक्स तक बढ़ाने की सिफारिश उसने की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने कह दिया था कि 1994 का जो इंटर स्टेट वाटर जो समझौता है और उसके अनुसार ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। हालांकि उसकी जो समीक्षा है, जो जल समझौते की समीक्षा है राज्यों की, वो 2025 के बाद की जानी है, ओके। तो ये भी कहा गया था कि पानी को बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि वहाँ से हरियाणा की ओर से पानी आ ही नहीं रहा है, चूंकि यहाँ हरियाणा में क्या है ना, बैराज है, ठीक है, हथनी कुंड बैराज आपने सुना होगा। अब वहाँ से पानी का प्रवाह बहुत कम होता है, क्योंकि ये सारा पानी सिंचाई वगैरह के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्थिति है। अब आप देखिए कि क्या दुर्दशा हो गई है नदियों की, क्यों ऐसा हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये क्या कहा गया है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली में वजीराबाद बैराज के बाद पानी ही नहीं है, मतलब वो तो केवल कचरा है, केवल सीवेज टाइप की चीज़ें हैं जिसको ट्रीट करके उसमें वापस डाल दिया गया है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो गंदगी है वो यहाँ पर डाला गया, मतलब ट्रीट करने के बाद, लेकिन उसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। बुरी दशा ये हो गई। अब यही स्थिति यहाँ तक है। क्यों ऐसे हुई है? क्योंकि दिल्ली को पूरा पानी पिला दिया जाता है, जो भी हरियाणा से पानी आ रहा है वो दिल्ली पी जा रही है। एक नदी को पूरे जनता पी जा रही है, पूरा पूरा पानी पी जा रही है। और बचता क्या है? बचता है कचरा, सिर्फ दिल्ली का कचरा, फिर उसके बाद फरीदाबाद का कचरा, फिर मथुरा का कचरा, फिर आगरा का कचरा, फिर फिरोजाबाद का कचरा, और यहाँ पर इटावा में जब चंबल मिल रही है इसमें, तब जाकर स्थिति में सुधार हो रहा है। अब देखिए कितनी खराब हालत हो गई है, दिल्ली से लेकर और इटावा तक पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, ओरिजिनल पानी। ऐसे में नदी का जो अपना तंत्र है वो सब फेल हो चुका है। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है नदी के अंदर, जो जीवन है मछलियों का, वहाँ के जलीय पौधों का, वहाँ के जो अलग अलग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन सब खत्म हो रही हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो यमुना नदी तक जितना पानी पहुँचा है, ताज़ा पानी, वो पूरी दिल्ली पी गई, और बचा क्या? पूरा कचरा बचा। और जब तक कि चंबल नदी इटावा में मिल नहीं जा रही है यमुना में, तब तक ये कचरा ही है। इटावा में जब चंबल नदी मिलती है, तब जाकर जीवन दान मिलता है यमुना नदी का। ये स्थिति हो गई है यमुना नदी की, बुरी स्थिति है। अब आप देखिए उसके बाद पूरा कचरा है, तो ऐसे में क्या है, दूसरे जो शहर हैं वहाँ से भी कचरा आ रहा है। जैसे ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद से पूरा कचरा डल रहा है। मथुरा है, मथुरा से कचरा डल रहा है। मथुरा में लोग आचमन करते हैं यमुना नदी का, और इतनी ख़राब स्थिति है वहाँ पर, आचमन करने लायक नहीं है नदी, ठीक है। इधर आगरा है, आगरा को पानी पीने को नहीं है, तो कहाँ से दिया जा रहा है आगरा को पानी? यहाँ पर जो बुलंदशहर है वहाँ से एक पाइपलाइन डाला गया है। पूरी आबादी को पानी पीने के लिए गंगा नदी का सहारा लेना पड़ रहा है, जो गंगा नदी काफ़ी दूर है। तो बुलंदशहर से यहाँ से पाइपलाइन डाला गया है यहाँ पर। मतलब कि क्या हुआ? पूरा पानी पी जा रहे हैं, नदी पी जा रही है जनता, ओके। और फिर आगे आप बढ़ेंगे, फिर फिरोजाबाद है, वो दूसरे हैं, वहाँ भी पानी की ज़रूरत है। धीरे धीरे पता क्या चलेगा कि गंगा का पानी अलग अलग शहरों में पाइपलाइन के जरिए पहुँचाया जा रहा है। और नतीजा क्या होगा? आज से 10 से 20 साल के बाद देखिएगा ज़रूर ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा गंगा पी जाएंगे लोग, पूरा गंगा पानी पी जाएंगे। न जनता को कोई टेंशन है कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, हमें बस पानी मिल जाना चाहिए। न सरकार को ये कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से जो चल रहा है वो चलने दो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि शहरों का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली, फिर एनसीआर, फिर एनसीआर को भी बढ़ाते जा रहे हो। भाई पानी पिलाने को नहीं है और विस्तार करते जा रहे हो। 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर तक एनसीआर घोषित कर दिया। मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य बहुत ज़्यादा होंगे, आबादी, लोग गाँव से वहाँ पर ज़्यादा आएंगे। अब उदाहरण छोटा सा आगरा देख लीजिए। आगरा में, अब आगरा में क्या है, इसका ग्रेटर आगरा बसाया जा रहा है, बड़ा। भाई पीने को तो पानी नहीं है, तुम्हारे जो पहले से जो आगरा है उसको पिलाने के लिए तो गंगा नदी का पाइपलाइन डाला गया है। अब बाकियों को कहाँ से पानी पिलाओगे? कहाँ से पानी आएगा? भूजल तो ख़त्म कर दिए। ज़्यादातर शहरों की यही हालत है, भूजल पी ही गया पूरा ज़्यादातर पानी। अब तो इस तरह से आगे जो बढ़ते जाएंगे आप, पता चलेगा कि चंबल ने यहाँ पानी डाला और इधर सब पानी इस तरफ आपको इलाहाबाद या कहीं प्रयागराज वहाँ पर पी गए। इस तरह से अलग अलग, फिर पटना, आगे की नदियों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। ऐसे में क्या ज़रूरत है? डिसेंट्रलाइजेशन की। मतलब एक ही शहर को विस्तार न दिया जाए, बल्कि छोटे छोटे शहर बनाए जाए ताकि उन तक पानी पहुँचाया जा सके। या तो पानी की आप ऐसी व्यवस्था कर लो कि
समुंदर का पानी ट्रीट किया और पूरे भारत को पहुंचा दिया। इतने पैसे तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करने के लिए कि समुद्र के पानी को ट्रीट किया और फिर पहुंचा दिया। आर्थिक हालत तो सरकार की है नहीं कि वो पिला दे पानी। और जब आपको नदियों पर ही निर्भर रहना है और ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जा रहे हैं तो नदियों में पानी कम होता जाएगा आगे आने वाले वक्त में। ऐसे में क्या होगा, बहुत बुरी दशा होने वाली है। आगे आने वाले जो भविष्य है बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। खैर, कुछ बातें मैंने आपको बताई, इस रिपोर्ट में नहीं थी, जो ये जो नदी पी जाने वाली बात है। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, क्या चर्चा ये करते हैं कि इस रिपोर्ट में यानी स्थायी समिति ने क्या क्या बातें कही हैं। साफ तौर पे कहा कि ई फ्लो यानी एनवायरमेंटल फ्लो यानी पर्यावरणीय प्रवाह जो है ना नदी में वो होना चाहिए। पर्यावरणीय प्रवाह का मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब ये हुआ कि नदी का जो अपना इकोसिस्टम है, वहाँ जो मछली है, वहाँ जो पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, वहाँ जो पूरी चीज़ें हैं, वो उसको जो बरकरार रहने के लिए ताज़ा पानी चाहिए। केवल आप सीवेज का पानी ना डालें बल्कि उसमें ताज़ा पानी भी होना चाहिए ताकि उसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो चलता रहे। तो ये कहा कि 23 क्यूमेक्स तक बढ़ाया जाए, लेकिन फिर हरियाणा सरकार ने कह दिया कि 1994 में जो अंतर्राज्यीय जल साझाकरण जो समझौता था पानी बंटवारे का, उसके मुताबिक हम सही दे रहे हैं और इससे ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं, ऐसा हरियाणा ने कह दिया था, इनकार कर दिया था। हालांकि उसकी जो इंटर स्टेट जो वाटर एग्रीमेंट है ना, उसकी समीक्षा होनी है 2025 के बाद, इसके बाद होगी। तो ये भी कहा कि भाई पानी तो बढ़ाओ। उस वक्त उतना पानी सही था, लेकिन अब पानी पूरी दिल्ली पी जा रही है तो फिर बच तो नहीं रहा। ठीक है, रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, इसमें निष्कर्ष की बात करें तो केंद्र ने जो है वो ये मतलब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1993 से यमुना कार्य योजना यानी यमुना एक्शन प्लान, उसके तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में एसटीपी बनाने के लिए 1514 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन इस समिति ने ये निष्कर्ष ये निकाला है कि ऐसे कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन जो इकोलॉजिकल जो प्रवाह है, फ्लो है, उसको बनाए रखने के लिए कि अभी चिंता अनसुलझी है। ठीक है, और क्या कहा गया, दोहराया समिति ने कि नदी की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसका जो जलीय जीवन है, उसके नुकसान का आकलन करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा एक अध्ययन कराया जाए, एक रिसर्च कराया जाए कि आखिर कैसे इसको ठीक किया जाए। भाई नदी है ना, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहीं की नदी खराब है, बुरी हाल, एक तरह से डेड हो चुकी है। तो ये तो शर्म की बात है ना, इस सरकार के लिए भी और इस जनता के लिए भी कि भाई पानी पी जा रहे हो टोटल का टोटल। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए अध्ययन किया जाना चाहिए। और क्या कहा गया कि यमुना नदी में सीसा, तांबा, जस्तार, निकल, कैडमियम और क्रोमियम जैसे जो हेवी मेटल्स हैं वो तल के मतलब पानी के नीचे वहाँ जमे हुए हैं, तो उन सबको ब्रीचिंग करके निकाला जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इकोलॉजिकल सिस्टम उसका ठीक हो सके। हालांकि इसको लेकर सिफारिश की थी पहले, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन बाद में एनएमसीजी ने एक कमेटी का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि ड्रेजिंग या नदियों ड्रेजिंग जो है ना वो सही नहीं होती है, नहीं किया जाए। समिति ने दोहराया है कि कम से कम कीचड़ को तो निकाल दिया जाए, वहाँ जो कीचड़ है, जो गंदगी है, उन सबको तो निकाला जाए। तो ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण ये पैनल की रिपोर्ट है जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है, अब आपके लिए सवाल ये होगा कि ये जो अस्थायी समिति है ये क्या होती है। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताऊं। ये संसद समिति जो है ना वो सांसदों का एक पैनल होता है और इसकी नियुक्ति और निर्वाचन यानी जो सांसद होते हैं उन्हीं में से जो चुना जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति उनके द्वारा चुना जाता है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में ये काम करती है। ये अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती है, मतलब पहले अध्यक्ष और सभापति के पास, उसके बाद फिर संसद में पेश किया जाता है। ये संसद, ये जो समिति है ना या समितियां हैं, वो इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद के दौरान हुई थी और ये इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 105 जो है सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम बनाने, इन सब का अधिकार ये देता है। ठीक है, संविधान का ये अनुच्छेद। ओके, तो ये समितियां संसदीय जो कामकाज है उसको सुव्यवस्थित करने, जांच करने, नियंत्रित करने, इन सब के लिए होती है। हर साल गठन किया जाता है अलग अलग समय पर। उद्देश्य यही होता है कि भाई चीज़ें ठीक से चलें। ठीक है,
और अलग अलग विषयों पर होता है, जैसे ये जल संसाधन पर बना हुआ है। ओके, इसी तरह से बहुत सारी समितियां होती हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, वो एक तरह से संसद को सीधे तौर पर जनता से जोड़ती है, ये भी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल में मैंने दिया है, आंकड़े तथ्य सबके साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख लेना। अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है, दो तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक IAS-PCS मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी या स्टेट PCS इन सब के एग्जामिनेशन के लिए है, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब के लेवल का है। और इसके ज़रिए पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी भी होती है। ओके, इसमें वीडियो मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ये सब कुछ मिल जाते हैं। और PDF खास तौर पे होता है जो अलग तरह का, वीकली, मंथली, क्वार्टर, ईयरली, वो भी कई तरीके के 1 लर्नर, MCQ नोट्स होता है। मतलब जैसी आपको तैयारी करनी है वैसा कंटेंट आपके सामने उपलब्ध रहेगा, आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। वीकली अपना टेस्ट ले सकते हैं कि करंट अफेयर्स की क्या पोजीशन है, मंथली टेस्ट ले सकते हैं, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, अभी छूट भी चल रही है। शार्प लर्निंग ऐप है, उसी में ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्या है? शार्प लर्निंग ऐप। अच्छा, इस ऐप पर ना सिपाही भर्ती परीक्षा की जो वैकेंसी है 19,838 पद हैं, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है और शुरुआती जो प्राइस है वो मात्र 201 रुपया है। तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, उससे पहले अगर आपको लेना हो, तैयारी करनी हो या आपके जानने वाले, तो ये ज्वाइन करा सकते हैं आप। पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, मैं भी उसमें पढ़ाऊँगा। रेलवे ग्रुप डी का बैच चल रहा है, अब लगभग एडमिशन फुल होने वाले हैं, तो प्राइस बहुत कम है और जल्दी प्राइस बढ़ जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंडियन ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है और इसके भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। 71 BPSC का फाउंडेशन बैच 4, 3 बैच बहुत शानदार ढंग से चल रहे हैं, चौथा बैच है, इसमें भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए शार्प लर्निंग, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। प्रश्न होगा यहाँ पर, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 14 मार्च को मनाया। तो और इस बार की थीम क्या है? हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। आप ये देख लीजिए, जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्या नदी के परी था, यमुना परी था, और यही बात ये कह रहा है, हमारी नदियाँ जब तक रहेंगी तब तक हमारा भविष्य रहेगा। नदियाँ ख़त्म हुई तो भविष्य ख़त्म हो जाएगा। आज के समय में पूरी की पूरी नदी को पी जा रहे हैं, जनता हमारी पी जा रही है। तो अगर हम नदियों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, जैसे यमुना है उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो बाकी आबादी कैसे रहेगी? उसको पानी पीने को तो चाहिए। आज यमुना के किनारे वाले शहर जो है गंगा का पानी पी रहे हैं, कल गंगा का पानी ख़त्म हो जाएगा, वो कहाँ से पिएंगे? तो ये जो है ना वो महत्वपूर्ण है ये दिवस। ठीक है, तो हर साल 14 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो नदियों की सुरक्षा, जल संसाधन के संरक्षण, बांध ये सब जो बन रहे हैं उसकी वजह से जो प्रभावित हो रही है नदियाँ, इन सब को लेकर। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और ये प्रश्न होगा QS रैंकिंग को लेकर। QS का फुल फॉर्म क्या होता है? QS का फुल फॉर्म होता है क्वाकवेरेली साइमंड्स। ठीक है, तो ये रैंकिंग है 2025 की। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर? फर्स्ट रैंकिंग दुनिया में किसको मिला है? तो लगातार पिछली बार भी और उससे पहले भी क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उसी ने ये पहला स्थान प्राप्त किया है। शानदार यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो देश के, ये देश नहीं दुनिया के जो टॉप 10 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 मैंने आपको पहले ही बताया MIT, सेकंड स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन में है यूनाइटेड किंगडम का, तीसरा स्थान है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का, चौथा स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का, पांचवा स्थान है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, छठा स्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, सातवां स्थान है ETH ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड में है, आठवां स्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर में है, 9वां स्थान जो है ना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और 10वां स्थान है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये USA में, कैलटेक USA में है।
ठीक है। तो किस आधार पर ये रैंकिंग की जाती है? तो ये एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं, रेशियो क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क का कैसा है, छात्रों को नौकरी कैसे मिल रही है, इन सब के आधार पर ये रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है और काफ़ी इसकी प्रतिष्ठा इस रैंकिंग की। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिला है? यानी भारत में नंबर 1 कौन है और दुनिया में ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थिति जो भारतीय इंस्टीट्यूट है जो बेहतर है? तो आंसर क्या होगा? IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। तो देखिए इस पूरे जो रैंकिंग है ना, करीब 1400 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट दुनिया भर के लिए गए हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो उनमें 79 जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट, उनको इसमें मार्क किया गया है, मतलब इनको रखा गया है। तो IIT बॉम्बे जो है ना उसकी रैंकिंग क्या है? 118 है, ग्लोबल रैंकिंग 118 है और भारत में पहली रैंकिंग ये बताई गई है। ठीक है, पिछली बार यानी 2024 की रिपोर्ट में IIT बॉम्बे की रैंकिंग थी 149। अब स्थिति में इसने सुधार किया IIT बॉम्बे ने और 118 रैंक पर है। ये भारत का बेहतरीन संस्थान ये है। ठीक है, यहाँ बताऊँ मैं कि करीब 1400 से ज़्यादा संस्थानों की रैंकिंग है और इनमें 79 जो है ना भारतीय संस्थान है, लेकिन टॉप 100 में की लिस्ट में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। लेकिन अगर हम विषय के आधार पर कहेंगे ना, तो विषय के क्षेत्र में तो उसमें थोड़ी सी बेहतर स्थिति देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर हम विषय बार कहेंगे तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में IIT जो बॉम्बे है उसका स्थान 28वां और IIT दिल्ली का 26वां स्थान देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के इंजीनियरिंग, खनिज और खनन इस कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान ने विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे ये देश का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला विषय क्षेत्र बन गया? यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो इंजीनियरिंग, खनिज और खनन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग, मिनरल्स एंड माइनिंग के कैटेगरी है अलग, उसके क्षेत्र में हो रहा है। और या विश्व स्तर पर ये विषय कैटेगरी में, ठीक है, विषय कैटेगरी की बात हो रही है, इस कैटेगरी में ओवरऑल नहीं बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या आंसर होगा? IIT धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, ये जो है ना इंस्टीट्यूट, ये बेहतरीन रैंक इसने प्राप्त की है। अगर हम अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ कुछ मैंने आपके लिए ये कुछ डेटा भी दे दिया है। जैसे इंजीनियरिंग, खनिज और खनन के क्षेत्र में IIT धनबाद है, इसकी रैंकिंग 20 है। विषय स्तर पर यानी संकाय क्षेत्र में बात हो रही है। ठीक है, ग्लोबल स्तर पर नहीं या सभी विषयों को नहीं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में IIT दिल्ली, इसकी रैंक 26 है। IIT बॉम्बे की रैंकिंग 28 है। वैसे IIT बॉम्बे ग्लोबल रैंकिंग जो है ना वो 118 है। ठीक है, 118। और वैसे अगर हम इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में देखें, देखिए IIT में ना केवल इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ाई होती है, बल्कि अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। उन सब को लेकर ये है, तो देखेंगे तो 118 है। वैसे केवल इंजीनियरिंग में रैंकिंग 28 है। IIT खड़गपुर की रैंक है 45। ये इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कैटेगरी की बात करें। बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में IIT अहमदाबाद का स्थान है, बेहतरीन 27 रैंक है। विकास अध्ययन के क्षेत्र में JNU की रैंकिंग 26 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं? तो 2 ही इंस्टीट्यूट हैं, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। ठीक है, IIT बॉम्बे की रैंक 118 है दुनिया भर में और IIT दिल्ली की रैंकिंग 150 रैंक है ये। ओके, टॉप 200 की लिस्ट में ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी है। तो भारत में नंबर 1 IIT बॉम्बे है और दुनिया में ग्लोबली 118 स्थान है IIT बॉम्बे का। सेकंड स्थान पर है IIT दिल्ली, इसका स्थान 150 है। तीसरा स्थान क्या है? तीसरा स्थान है IISc बेंगलुरु, 211वां रैंक है। चौथा स्थान है IIT खड़गपुर, ग्लोबल रैंक 222 है। पांचवा स्थान है IIT मद्रास और ग्लोबल रैंक है 227। IIT कानपुर है 263 रैंक है और इंडिया में 6 रैंक है।
फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक आता है 7th पोजीशन में है इंडिया में, और ग्लोबली 328 रैंक है। 8th स्थान पर इंडिया में IIT रुड़की है और ग्लोबल लेवल पर 335 रैंक है। 9th स्थान पे IIT गुवाहाटी है इंडिया में और ग्लोबली 344 है। 10th स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी है और ग्लोबली इसकी रैंक है 383 है। इसके बाद फिर अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ना वो देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जैसे IIT इंदौर है, उसका रैंक ग्लोबली 477 है। IIT BHU है, वो उसकी रैंकिंग 531 है। फिर JNU का जो स्थान है वो 580 है दुनिया भर में। उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं पूरे लिस्ट में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए, और जिन लोगों ने शेयर मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन में ऑल जरूर बटन दबाना ताकि आपका तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन होगा, हिंद महासागर में किस द्वीपीय देश के 57वें यानी 57th नेशनल डे इवेंट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए? आंसर क्या होगा? मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस में वो पहुंचे थे, और ये फोटोग्राफ आप ये देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ गंगा जल भी दिया उन्होंने। एक बार मॉरिशस चलते हैं मैप के ज़रिए। ये अपना प्यारा भारत है, और मॉरिशस जो है ना हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। तो ये भारत और यहाँ पर ये रहा मॉरिशस, ठीक है। ये द्वीपीय देश है, और इसका कुछ पार्ट है इधर भी है, दूसरी तरफ भी है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं धर्म गोखुल, क्या नाम है? धर्म गोखुल, भारतीय मूल के हैं। प्राइम मिनिस्टर है नवीन राम गुलाम, वो भी भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर मुद्रा चलती है मॉरिशस रुपया, ठीक है। किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, और अफ्रीकी देशों के काफ़ी निकट ये बसा हुआ है। आबादी कितनी है? 12.35 लाख आबादी बताई जा रही है, यानी 12,35,000। और भाषा बोलने वाले अगर हम देखेंगे तो 90% लोग जो ना मॉरिशसियन बोलते हैं, मॉरिशसियन क्रियोल। 5.1% लोग भोजपुरी बोलते हैं। 4.4% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अगर समूह की बात करेंगे, जातीय समूह की बात करेंगे, तो यहाँ पर 67% जो है ना वो भारतीय मूल के हैं। 28% यहाँ क्रियोल के हैं। 3% चाइनीज़ हैं, मतलब चाइनीज़ मूल के हैं। 2% फ्रेंच मूल के हैं, ठीक है। और मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को 1968 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। भारतीय मूल के लोग जो है ना वो उन्हीं की अगुवाई में, भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे सर शिव सागर राम गुलाम, तो उन्हीं की अगुवाई में मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। जबकि ये गणतंत्र हुआ था 1992 में 12 मार्च को, ठीक है। तो इसी दिन ये 12 मार्च काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए, तो इसी वजह से मॉरिशस जो है ना राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर पहुँचे राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए 12 मार्च 2025 को, और वहाँ पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी पहुँची थी, नौसेना का एक वॉरशिप, एयरफोर्स का आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम, वो सब वहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये कहा कि भारत मॉरिशस साझेदारी जो है ना वो उसको एक खास दर्जा मतलब दिया जा रहा है भारत की ओर से। भारत ने मॉरिशस और भारत की साझेदारी को एनहेंस्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है? एनहेंस्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। अब पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि किस हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश को ये दर्जा दिया गया है, तो वह है मॉरिशस। ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत जो है ना वो संसद भवन बनाएगा मॉरिशस में, मॉरिशस के लिए। ओके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के लिए लोकतंत्र की जननी की ओर से यानी भारत की ओर से एक उपहार बताया, भारत के द्वारा जो संसद बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत और मॉरिशस के बीच में जो संबंध है उसके बारे में, ठीक है। प्यारा भारत है और मॉरिशस जो ना वो इस तरफ है, यहाँ पर है। भारत और मॉरिशस के बीच में संबंध 191 ईयर पुराना है। तब अंग्रेज जो है ना वो भारत में उन सब ने कब्जा किया हुआ था, और उस समय अंग्रेज़ों को मजदूरों की ज़रूरत थी जो कि अलग अलग देशों में, द्वीपीय देशों में वहाँ जाकर खेतों में काम कर सके। और इसलिए इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था गिरमिटिया,
ठीक है। ये गिरमिटिया शब्द जो है एक अंग्रेजी का शब्द है एग्रीमेंट यानी अनुबंध, उससे बना हुआ है। गिरमिटिया को एक निश्चित अवधि के लिए काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया गया था और फिर 1834 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि उस समय दास प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया था, यानी दास प्रथा जो है ना उन्मूलन की ओर बढ़ने लगा था। तो अब बहुत सारे खेती के लिए जैसे चीनी का उत्पादन करना, तो उन सब के लिए बिजनेस लेबर की ज़रूरत थी और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत से मॉरिशस ले गए गिरमिटिया मजदूरों को, यहाँ से ले गए। 151 साल पहले 36 भारतीय मजदूरों को पहली बार मॉरिशस ले जाया गया था और इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से यहाँ से एटलस नाम का एक जहाज़ निकला, ठीक है, और यहाँ पर ये पहुँचा। कहाँ कब पहुँचा? 53 दिनों की ये यात्रा थी और 2 नवंबर 1834 को ये जहाज़ पहुँचा था। कोलकाता से रवाना हुआ था। ज़्यादातर बिहार के मजदूर थे जो कि बंगाल में यानी कोलकाता में काम करते थे। तो 2 नवंबर को यहाँ पहुँचा था। कब? 2 नवंबर 1834 को। तो इसलिए वहाँ पर मॉरिशस में 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मॉरिशस क्यों ले जाया गया था? देखिए उस वक्त क्या हुआ था, 18वीं सदी में भारत में अकाल, भुखमरी, इन सब के चलते 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी उस वक्त। और देश में गरीबी को देखते हुए एक प्रयोग किया था अंग्रेजों ने और इसको द ग्रेट एक्सपेरिमेंट के नाम दिया गया था। अंग्रेज ने कर्ज के बदले मजदूरों को दूसरी जगह काम पर ले जाने का लालच दिया था। अंग्रेजों के मुताबिक जो भी बंधुआ मजदूरी के लिए मतलब जो बंधुआ मजदूर एक तरह से थे तो उन सबको कर्ज दिया जाता था ताकि वो जो है वो बंधुआ मजदूरी ख़त्म हो और उसके बदले में उनको मॉरिशस ले जाया गया था, वहाँ पर ले जाया गया था, ठीक है। तो भारत मॉरिशस के बीच में जो संबंध है बहुत बेहतर है। व्यापारिक संबंध भी बहुत शानदार है। 2022-23 में 4,800 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारत जो है ना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर मॉरिशस को 4,000 करोड़ रुपए का, और भारत में मॉरिशस से जो इंपोर्ट होता है वो 800 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है। सैन्य संबंध भी बेहतरीन है यहाँ पर मॉरिशस और भारत के बीच में घनिष्ठ संबंध है। भारतीय जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको मॉरिशस जो डिफेंस फोर्स है उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। भारतीय नौसेना का अधिकारी मॉरिशस के नेशनल कोस्ट गार्ड का चीफ होता है, ऐसी परंपरा रही है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी वहाँ के पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमान संभालता है। भारतीय नौसेना के जो अधिकारी होते हैं वो मॉरिशस हाइड्रोग्राफी सर्विसेज का चीफ बनाया जाता है वहाँ पर। तो भारतीय जो डिफेंस सर्विसेज है उसके लगभग 20 अधिकारी वहाँ पर डिप्यूट रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। भारत मॉरिशस के बीच में लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर गहराई के साथ हमारा संबंध है। वहाँ पर एक अगालेगा द्वीप भी है जिसकी चर्चा पिछले साल काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो एक बार अगालेगा द्वीप की ओर भी हम लोग चलेंगे। ओके, हाँ आप चलते हैं वहाँ। ये देखिए अगालेगा द्वीप जो है ना वो यहाँ पर स्थित है, ये इस जगह पर। यहाँ पर हवाई पट्टी और जेट्टी इसका निर्माण किया गया था और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को पिछले साल इसका उद्घाटन भी किया था। उस वक्त के मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रविंद्र जुगन्नाथ, उनके साथ मिलकर, ठीक है। तो रणनीतिक महत्व का भी ये क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय नौसेना की सीधी पहुँच है और इस वजह से इस क्षेत्र में यानी यहाँ हिंद महासागर में जो पूरी नज़र रखने का काम है ये बखूबी होता है मॉरिशस की वजह से, मदद से, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेंगे। मॉरिशस के 57वें यानी 57th राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते हुए हैं? तो आंसर होगा टोटल 8 समझौते किए गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर थे और दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हुई द्विपक्षीय और 8 समझौते किए गए हैं। कौन कौन से समझौते हैं? ये जो 8 समझौते हैं तो उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो एक तो समझौता ये है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम का, आरबीआई और मॉरिशस के जो केंद्रीय बैंक है उसके बीच में हुआ है। तो इससे क्या होगा, दोनों देश जो है ना वो व्यापार में स्थानीय मुद्रा का उपयोग कर सकेंगे, जिससे डॉलर की निर्भरता घटेगी। ठीक है, सेटलमेंट, दोनों देश जो है ना आपस में करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, दूसरी बात क्या है, जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। मॉरिशस सरकार और भारत का जो एसबीआई है, बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बीच है। इसमें यह है कि पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत मॉरिशस में जलापूर्ति यानी वाटर सप्लाई के लिए कर्ज की व्यवस्था सुविधा दी गई है, वहाँ पर पानी व्यवस्था पहुँचाने के लिए। ठीक है, वहाँ क्षेत्र में। और क्या है, राजनीतिक प्रशिक्षण, भारतीय विदेश संस्थान और मॉरिशस का जो विदेश मंत्रालय उसके बीच में। तो मॉरिशस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। और क्या है, समुद्री सुरक्षा सहयोग, ये भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच में हुआ है। इसमें क्या होगा, तो इसमें वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन उसको शेयर करने पर सहमति बनी है, जिससे कि समुद्री सुरक्षा हिंद महासागर में बेहतरीन रह सके। और क्या है, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग करना। मॉरिशस का जो वित्तीय अपराध आयोग है और भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उसके बीच में हुआ है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और जो दूसरे फाइनेंशियल जो अपराध हैं उसकी रोकथाम की जा सके। और क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई में सहयोग। तो मॉरिशस के उद्योग मंत्रालय और भारत का जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसके बीच में, इससे ये होगा कि स्टार्टअप, छोटे उद्योग और व्यापारियों के विकास के लिए सहयोग दोनों देश एक दूसरे को देगा। और क्या है, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग। मॉरिशस के लोक सेवा मंत्रालय और भारत का जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस उसके बीच में हुआ है। तो मॉरिशस के जो सरकारी अधिकारी हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और 8वां क्या है, आखिरी, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। तो मैरिन जो समुद्र से संबंधित जो रिसर्च है उन सब को लेकर, तो वो भारत का जो महासागर सूचना सेवा केंद्र है और मॉरिशस का जो समुद्री विभाग है उन दोनों के बीच में, तो समुद्री विज्ञान, मौसम, समुद्र से जुड़ी हुई जानकारी बहुत सारे वो एक दूसरे देश, तो दोनों एक दूसरे को साझा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण समझौते ये हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस द्वीपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, बहुत लंबा अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड दिया है? आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है और ये वाला सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। तो ये सम्मान उनको मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं धर्म गोकुल, तो उन्होंने ये दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ मार्च 2025 में किसने ली? आंसर क्या होगा, मार्क कार्नी। इससे पहले वाले में भी वीडियो में मैंने ये प्रश्न लिया था, लेकिन उस वक्त तक शपथ नहीं ली थी। अब ये शपथ इन्होंने ले ली है और औपचारिक रूप से ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो रिश्ते में तलखी आई थी उसको ठीक करेंगे, ये तनाव को खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चुनाव जो पार्टी का चुनाव हुआ था, पार्टी में से ये चुने गए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ का संसदीय चुनाव हुआ था। जो मोहम्मद में पार्टी है उसी ने चुनाव किया था आपस में ही, और उस समय इन्होंने कहा था कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते और चीज़ें बेहतर की जाएंगी। मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है और ये काफ़ी इकोनॉमिस्ट रहे हैं बड़े तौर पे। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। 3 देशों की नागरिकता है इनके पास, कैनेडियन है, ब्रिटिश हैं और आयरिश इनके पास जो है वो नागरिकता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? थीम है गणित, कला और रचनात्मकता, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो ये है इस बार की थीम, ये यूनेस्को द्वारा घोषित है। ओके, और ये दिन पहले पाई डे के रूप में माना जाता था, पाई। ओके, तो फिर बाद में इसको मैथमेटिक्स डे के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है और ये न्यूज़ देख रहे हैं बगल में 58th टाइगर रिजर्व। हालांकि ये पहले भी पिछले साल भी घोषित किया गया था, लेकिन इस तरीके से नहीं घोषित किया गया था। तो अब ये 58th है,
ये अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ये बता रहा हूँ। तो माधव जो नेशनल पार्क है ना, वो मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी ज़िले में वहाँ स्थित है। इसको 1958 में नेशनल पार्क के रूप में दर्जा दिया गया था और फिर अब ये टाइगर रिजर्व हो गया है यहाँ, ये जो क्षेत्र है वो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात रही। अब मध्य प्रदेश में ना टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एक कान्हा टाइगर रिजर्व है, दूसरा है पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथा है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ओके। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसके बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, रानी पाता टाइगर रिजर्व और अब माधव नेशनल टाइगर रिजर्व। तो ये हो गए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि 8वां है और रानी पाता 9वां था, लेकिन अब जो अपडेट ये आया है तो उसमें हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना वो टोटल ये संख्या है। और इस तरीके से क्या है ना, देश भर में अब 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं देश भर के। तो उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है, तो ये आप देख सकते हैं 24 तक की लिस्ट ये रही, बाकी ये है, ओके, टाइगर रिजर्व देश भर के। फिर ये 58 टाइगर रिजर्व टोटल हैं। तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हो तो मेंबरशिप प्लान आप ले सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट फोर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।